हमारे शोल्डर पहले शाखा फूट गई है। यस मैम। तो यहाँ हमारा क्या लगा है? स्प्रिंग। स्प्रिंग है। समझ में आ रहा है? यस मैम। शोल्डर में कोई नाली वाली और स्प्रिंग नहीं होता है। शोल्डर का जॉइंट का जो नाम है वो ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट है एंड स्ट्रक्चर वाइज इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब ग्लेनोह्यूमरल का मतलब क्या है? ग्लेनो का मतलब होता है फॉसा और एक सॉकेट, वो सॉकेट होता है पैटेला पे। पैटेला एक बोन होता है जो हमारी पीठ के पीछे है, आप देख सकते हो यहाँ पर, और उसकी साइड में जो सॉकेट होता है इसको कहता है ग्लेनॉइड और ग्लेनॉइड फॉसा। अब देखो कि ये फॉसा की शेप एक सॉकेट की तरह है एंड इसमें आ जाता है ह्यूमेरस, जिसकी शेप जो जॉइंट के शेप है वो बॉल की तरह है। सो दिस मूव लाइक दिस। तो इसलिए एज इट्स अ बॉल एंड इट्स मूविंग ऑन सॉकेट, सो शोल्डर इज ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। This is your glenohumeral joint. See how it's moving freely because of this ball and socket. See, एनाटोमिकली कैट एंड हमारी जो ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट है बहुत डिफरेंट नहीं है। डिफरेंस है कि हम ज़्यादा मूवमेंट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ आवर जॉइंट शेप। जो ह्यूमरस होता है उसका जो सॉकेट होता है वो इज राउंडेड एंड सिम, बट कैट इतना फ्री रेंज ऑफ मोशन मूव नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर ह्यूमरस इज नॉट बॉल शेप्ड, क्योंकि उसका जो ह्यूमरस की शेप है वो बॉल शेप नहीं है। यही एक डिफरेंस है कैट की और हमारी ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट की। एज इट इज अ शेप्ड लाइक अ बॉल सो वी कैन मूव मोर फ्रीली, बट कैट कैन नॉट, क्योंकि उसका ह्यूमरस की जो ये पार्ट है इज नॉट शेप्ड लाइक अ बॉल, इसलिए उसकी मूवमेंट लिमिटेशन है। अब इस चीज़ कैसे मूव कर रहे हैं? खुद तो मूव नहीं कर सकते, हो रहा है मसल के वजह से। एंड इसमें जो मसल्स इन्वॉल्व होता है मेनली उसको कहते हैं रोटेटर कफ मसल्स। 4 मेन रोटेटर कफ मसल्स होता है: सुप्रास्पिनाटस, इंफ्रास्पिनाटस, सबस्कैपुलरिस एंड टेरेस माइनर। अब मैं एक कंडीशन क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मेरा हाथ की सिमिलर ये स्ट्रक्चर मैंने बनवाया है। अब देखो मेरा हाथ नीचे की तरफ है, स्ट्रक्चर भी नीचे की तरफ है। अगर मैं हाथ ऊपर करूँ तो ह्यूमरस भी ऊपर जा रहा है। आफ्टर सर्टेन पोजीशन ह्यूमरस इससे ज़्यादा बॉल और सॉकेट जॉइंट पे मूव नहीं हो सकते। देन आपकी पूरा स्कैपुला को ही मूव करना होगा ऊपर की तरह। इसको कहते हैं स्कैपुलर अपवर्ड रोटेशन। जब आपकी हाथ नीचे आता है तो स्कैपुला भी नीचे आता है एंड एक पर्टिकुलर टाइम में और अंदर जाता है, इसको कहते हैं स्कैपुलर डाउनवर्ड रोटेशन। अब दिस जॉइंट इज मेड फॉर मोर मोबिलिटी। अब इसमें इंजुरी कहाँ आता है? योगा में हो कोई मूवमेंट हो उसमें इंजुरी आता है जब आप ओवर मोबिलिटी करते हो, तो इसमें मोबिलिटी ज़्यादा मोबिलिटी से इंजुरी आता है। अगर आप दो घंटा अष्टांगो प्राइमरी सीरीज आप रोज करोगे ना, जैसा सीक्वेंस है, आपकी शोल्डर में चोट आना एकदम आना ही है, क्योंकि मोबिलिटी बहुत ज़्यादा हो रहा है रादर देन स्ट्रेंथ। तो शोल्डर में जो प्रॉब्लम होता है उसको प्रिवेंट करने का एक ही तरीका है कि आप सराउंडिंग मसल्स को स्ट्रेंथन करो। आप अगर सराउंडिंग मसल को स्ट्रेंथन करोगे तो इट विल डेफिनेटली हेल्प इन फ्यूचर। अभी जो एक हिस्सा आगे चला गया है आपकी आगे, जो ये नेक की तरह आ रहा है, इसको कहते हैं क्लैविकल। आप एक करते हैं ये पूरा इट्स वर्क लाइक ए क्रेन। ये पूरा आपकी क्लैविकल को ऊपर मूव करने में हेल्प करता है एक प्रकार की। अगर आप बिगिनर हो तो आप सिर्फ डेथ हैंग कर सकते हो, जिसमें आप एक सर्टेन टाइम के बाद आप भी पुल अप मार पाओगे। तो इससे आपकी शोल्डर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस आसना भी कर सकते हो। योगा में एडवांस आसना होता है और इससे शोल्डर इंजरी की चांस भी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आप पूरा 360 डिग्री आपकी शोल्डर की स्ट्रेंथनिंग कर रही हो। क्यों एनाटॉमी की नॉलेज ज़रूरी है? क्योंकि एनाटॉमी की जब नॉलेज आपको पता होता है ना, आपको नॉइज़ बहुत कट हो जाती है। सपोज में बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जिसमें शोल्डर इंजरी भी होता है एंड वो चतुरंग दंडासन नहीं कर पाते। देन अगर आपको पता होगा कि इस मसल को, एक मसल की 2 मसल को टारगेट आप करोगे कि उसको ही स्ट्रेंथन करोगे, तो वो चीज़ बहुत जल्दी अचीव हो सकता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप
कुछ भी करो वो स्ट्रेंथन हो जाएगा, बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, इसमें इतना क्लैरिटी नहीं आएगा। बट आपको जब एनाटॉमी पता होगा तो आप स्पेसिफिक मसल को लेकर काम कर सकते हो। उसमें स्टूडेंट को भी क्वालिटी आएगा कि आप पूछ सकते हो क्या कैन यू फील दिस रीजन, वो बोलेगा हाँ, तो उसमें क्लैरिटी आता है। यही होता है एनाटॉमी नॉलेज की बात। एनाटॉमी नॉलेज अच्छा होगा तो हो सकता है कि आपकी कैड भी शायद पुल अप कर सके किसी दिन।